हेलो दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। हम आज वेव ऑप्टिक्स के एक टॉपिक को चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्शन लॉ का, विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी यानी हाइगेंस प्रिंसिपल। हम सब अच्छे से जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। ईएम वेव थ्योरी को बेस बना के हाइगेंस ने एक प्रिंसिपल प्रोवाइड किया, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल या हाइगेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। उसकी कुछ अजम्पशन थी, उस अजम्पशन को लेके वेव थ्योरी कंसेप्ट, जो वेवलेट या वेव फ्रंट का कंसेप्ट लेके आए, और उसने बात की कि जो वेव फ्रंट होती है, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये एनर्जी कंटिन्यू इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रांसमिट करता रहेगा और एक सेकेंडरी वेवलेट को जनरेट करेगा। इसलिए सेकेंडरी वेवलेट के कंसेप्ट को इसने हमें प्रोवाइड किया। तो उसी कंसेप्ट का हम यूज करके, वेव फ्रंट कंसेप्ट का यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमने रे ऑप्टिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डायरेक्ट स्टडी किया था, और वहां हमने कहा था कि इंसिडेंट रेज, reflected rays and normal lie in same plane, and second, angle of incidence must be equal to the angle of reflection। तो हम वेव थ्योरी से इस चीज को प्रूफ करना चाहेंगे, इसलिए हमने क्या किया कि एक एक्स एक्स डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये है कि लाइट इस पे फॉल करेगी और वापस सेम मीडियम में चली जाएगी। ये आपका मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और इसमें जो वेलोसिटी है लाइट की वो c है। वेलोसिटी कितनी मान ली हमने? c मान ली। ये रेज है। एक बात और ध्यान रखना, अगर ये वेव फ्रंट है आपकी w डैश, अगर आपकी वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, तो रेज इसके परपेंडिकुलर चलेगी, ये रेज हो जाएगी। तो जो आपकी लाइट है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एनर्जी को ट्रांसमिट करती है या प्रोपोगेट करती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां से एक वेव फ्रंट कंसीडर की, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और इस तरीके से ली गई है। ये रेज है, 1 और 2 तो रेज है, इसके ऊपर फॉल हुई, और 1 डैश 2 डैश रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। हमें ये नहीं पता किस एंगल पे, इक्वल एंगल पे गई या अलग पे, उसको हम प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, ए बी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट कंसीडर की, और इस तरीके से कंसीडर की कि इस सरफेस पे इसका एक जो एंड है वो पहले गया है, बी वाला एंड यहाँ पे, और ये एंगल 90 डिग्री है। ये रेज है, 1 रेज यहाँ स्ट्राइक करेगी ए पॉइंट पे और रिफ्लेक्ट होगी 1 डैश, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ किया तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल आई बोलते हैं। ये सेकंड रेज है, ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और वापस रिफ्लेक्ट होगी 2 डैश की साइड में, और ये इसका एन डैश नॉर्मल है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम आर एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कैपिटल आर से। हमने क्या किया कि इंसिडेंट एंगल पे ए बी वेव फ्रंट को फॉल किया है। जैसे ही फॉल किया, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, मान लेते हैं कि किसी टी टाइम में ये जो यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट करता है बी टर्मिनल पे इस वेव फ्रंट के, वो इस सरफेस पे पहुंच जाता है बी डैश पॉइंट पे टी टाइम में। कितने टाइम में पहुंच गया वो? टी टाइम। मान लीजिए कि बी से बी डैश तक उसको वाइब्रेट प्रोपोगेट होने में टाइम लगा टी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी यहाँ c है और टाइम हमने कंसीडर किया t, क्योंकि इस मीडियम में वेलोसिटी को मैं c लेके चला हूं। तो इतने डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है कि b से b डैश का डिस्टेंस इतना है। तो ए वाला पार्टिकल है, क्योंकि वेव फ्रंट के सारे जो भी पार्टिकल है
वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए प्रोपोगेट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ए का पार्टिकल भी जो न्यू पोजीशन होगी टी टाइम में, वो इतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। हम सी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, इसको सेंटर मान के हम यहाँ पे एक सर्कल काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब बी वाला पार्टिकल बी डैश पे पहुंचा, उसी समय ए वाले की पोजीशन ए डैश होगी ये, और हम क्या कर देंगे, इस बी डैश को ए डैश से एक टेंजेंट लाइन से ऐसे जोड़ देंगे, और ये बी डैश ए डैश जो आपकी है, ये आपकी वेव फ्रंट हो जाएगी। कौन सी? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन हो जाएगी। ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर डायग्राम नहीं आता फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी में लिखता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, incidence on x dash surface after reflection reflected wavefront B dash A dash obtain as shown in diagram. Here angle B dash from this diagram. एक ज्योमेट्री आप समझें, मैं इसको लेता हूं A, यानी 1A और A डैश को हम ऐसे ले लें कि मैं अलग से जूम करके बनाता हूं। ये पॉइंट है B डैश, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है N। आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला साइड लिया हमने, ये और ये हमने कंप्लीट लिया, और इधर से लिया मैंने 1, ये 1 रेज है, और ये आपकी B है, यह 90 डिग्री बना रही है। ये हमें इस बात का पता है कि, और ये ऐसे रेज है, NAB डैश जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये क्योंकि नॉर्मल है ये इसके ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर, तो ये कंप्लीट 90 डिग्री है। ये रेज है और ये वेव फ्रंट है। हमें पता है कि एंगल 1AB आल्सो 90 डिग्री। ध्यान देना, ये वाला है 1 और ये वाला, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, ये आपकी रेज है। रेज ऐसे चल रही है, वेव फ्रंट ऐसे, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं इस एंगल को हल्का सा इस डायरेक्शन में रोटेट करूं थीटा एंगल पे, ये भी आगे की तरफ थीटा एंगल पे जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं, क्योंकि मेरे को 90 मेंटेन रखना है, हम इस फ्रेम को ऐसे रोटेट करते हैं, जितनी ये एक्सिस इधर जाएगी इतनी एक्सिस ये जाएगी। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल का मतलब हो गया 1AN। यहां देखिए 1AN कितना एंगल है, I। कौन सा एंगल हो जाएगा, BAB डैश, यानी ये B है, ये A है, ये B डैश। ये जो एंगल है ये भी एंगल कितना बनेगा, I बनेगा। ये ज्योमेट्री आपको प्रूफ नहीं करनी, आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर होगी ये बात। एक बार और इसको देख लें कि हमें 1AB डैश 90 पे है, ये एंगल पूरे का पूरा 90 है, और ये एंगल भी 90 है। इसको जितना आगे रोटेट करोगे ये इतना ही आगे रोटेट हो जाएगा, यानी दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट में भी देखें तो ये देखिए N डैश B और A, ये 90 है नॉर्मल, और ये आपकी 2 वाली एक्सिस है, और ये आपकी वेव फ्रंट है रिफ्रैक्टेड, तो ये भी 90 है। इसको जितना आप इधर मोमेंट करेंगे ये इतना ही आगे मोमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल R है, तो यहाँ ये एंगल भी कितना होगा आपका, ये एंगल भी R बन जाएगा। इस एंगल का
वैल्यू बन जाएगी। ये ज्योमेट्री आपको समझ में आनी चाहिए। हमने क्या किया कि इनिशियली ए पॉइंट या ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट, ए पार्ट ऑफ वेवफ्रंट AB on the surface at any time t be reached at B dash, then distance BB डैश किसके इक्वल हो जाएगा? C इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन है, BB डैश की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। सिमिलरली A डैश आल्सो इक्वल टू C इंटू टी डिस्टेंस, मीन A डैश is equal to C into T. This is second equation. ये दो इक्वेशन हमारी बन जाएंगी। जैसे ये दो इक्वेशन बनेंगी तो हम इस के अंदर दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे नाउ, क्योंकि हमारा प्रूफ देखना है हमें। नाउ मैं यहां लिख देता हूं कि एंगल 1 AN is equal to एंगल BAB डैश is equal to I। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सिमिलर उधर से ले ले, 2 डैश B डैश N डैश is equal to एंगल B डैश A डैश B डैश B is equal to R। ये ज्योमेट्री से हमने बना दिए। अब दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो। फ्रॉम डायग्राम ट्रायंगल कौन सी ले लें? एक तो ये ले लें BAB डैश एंड ट्रायंगल AA डैश B डैश। ये दो ट्रायंगल हमने सेलेक्ट कर ली। आप भी डायग्राम से दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर ले, एक तो A है, B है, B डैश है, ये वाली ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल A डैश B डैश। तो यहां देखेंगे AB डैश इज इक्वल टू AB डैश कॉमन, ये कॉमन है दोनों में। बेस हो गया ये AB डैश दोनों के लिए ये लाइन है, ये कॉमन रहेगी। सेकंड कंडीशन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश ईच 90 डिग्री। ये देख लो वेव फ्रंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और तीसरी बात ये रही BB डैश और AA डैश, BB डैश इज इक्वल टू AA डैश इज इक्वल टू C इंटू टी, इक्वल है ये भी साइड। अगर आपकी दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। Hence these triangle are congruent। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल, कोरोस्पोंडिंग साइड और कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन लगा देंगे। हेंस एंगल BAB डैश मस्ट बी इक्वल टू A डैश B डैश A, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो देखिए ये 90 है तो ये 90, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और आपके देखेंगे ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल हो जाएंगी, ये और ये साइड इक्वल हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सारी की सारी साइड और सारे के सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं।
और बी ए बी डैश एंगल चेक कीजिए, बी ए बी डैश आई है और ये आर है, और आई इज इक्वल टू आर है, इसका मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ, या ऐसे लिख दो, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पेपर में आए तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है, डायग्राम पहले बनाना है, डायग्राम अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये लिखना भी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये देख लो, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये आपका नॉर्मल है एन वाला और एन डैश। तो दूसरी कंडीशन भी इसमें प्रूफ होती है, पहली तो कंडीशन ने प्रूव कर दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड कंडीशन है कि इंसिडेंट रेज ये रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और ये दोनों कंडीशन अगर आपकी प्रूव हो जाती हैं तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इसको आसानी से इस तरीके से सोल्व कर देंगे। सेकंड जो आपके क्वेश्चन बनता है, वो सेकंड क्वेश्चन आपके बनेगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है? रिफ्रैक्शन को। तो वो भी हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार ताकि नोट्स भी बना लें आप। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी हम प्रूफ करना चाहेंगे। हमने एक सरफेस लिया एक्स एक्स डैश, ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। ये आपका मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ये आपका मीडियम सेकंड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। कंडीशन हम लेके चले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ग्रेटर देन n1। इसका सिंपल सा ये मीनिंग हो जाएगा कि ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। मीन एक्स एक्स डैश सरफेस सेपरेट टू मीडियम having refractive index n1 and n2, condition is n2 greater than n1. This is the rays 1 and 2, they incident on the surface and incident wavefront is AB. This make angle 90 degree in the direction of propagation of wave. This angle is incident angle. If we consider each and every particle lie on A and B particle reach at the surface x x dash point B dash in time t, then distance traveled by this vibrating particle or source particle is B dash. Here we write as, let us consider surface x x dash separate two medium of refractive index n1 and n2, and condition is n2 greater than n1. Condition is n2 greater than n1. I will write here, and velocity of wavefront या velocity of light is v1 and v2 respectively. It means that in first medium velocity is v1 and in second medium velocity is v2 respectively. We take wavefront AB, incident in first medium in angle I
in such a way that point A lie on the surface. We already discussed, if this angle is I, then this angle is also I due to geometry. In time t, B particle reach at surface xx dash, then distance bb dash is equal to v1 into t. This is very important because velocity in first medium is v1 and velocity into time is displacement or distance. जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल यहाँ जाएगा, टाइम तो ए वाला पार्टिकल भी तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन ए वाला सेकंड मीडियम में करेगा, बट ए मूव इन सेकंड मीडियम with velocity v2 and reached with distance v2 into t at p at point a dash. It means that a dash distance कितना हो जाएगा, v2 into t. यहां चला जाएगा, कहां जाएगा वो अब हम देखते हैं. v2 into t इतना हम प्रकार को ओपन करेंगे, ए पॉइंट को हम सेंटर कंसीडर करेंगे और v2 के इक्वल हम इसको टच कर देंगे. यहाँ इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसी आ जाएगी इस तरीके से. ये ए डैश पॉइंट है. अब आपको लगेगा कि ये कम हुआ क्योंकि सेकेंड मीडियम डेंस मीडियम है, इसमें वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो इसका मतलब ए डैश डिस्टेंस कम ट्रेवल किया गया होगा इससे. और ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी आपका आर हो जाएगा. हम ट्रायंगल का यूज करेंगे. फ्रॉम डायग्राम ट्रायंगल हमने ली ए बी डैश. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डैश. पहली ट्रायंगल हमने यही ले ली. आप इसको देख सकते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये बी डैश है. और हमें क्या करना है, साइन ऑफ आई निकालना है. साइन ऑफ आई, ये ट्रायंगल मैं यहां बना के दिखा देता हूं आपको. इस तरीके से ये ट्रायंगल है, ए है, ये बी डैश है, ये बी है, ये 90 डिग्री है. ये आपका आई एंगल. एंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होती है और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है. और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस. और परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी डैश, और हाइपोटेन्यूस हुआ ए बी डैश. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है और 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस होता है. हाइपोटेन्यूस ए बी डैश होगा यहाँ पे. सिमिलर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश. हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डैश ए डैश. ये 90 डिग्री है तो यहां भी साइन ऑफ आर निकालेंगे. ये आर है, इसके अपोजिट हो गया हमारा ए डैश अपॉन ए बी डैश. ये हमने साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट की. आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका सोल्व करते हैं इसको और भी ज्यादा. तो देखिए मैं यहाँ इसको साफ कर देता हूं और आपको ध्यान होगा कि हमने दो वैल्यू निकाल ली है. और दो वैल्यू किसकी निकाली थी कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल थे हमारे वो. अब हम क्या चाहेंगे, हम यहाँ साइन आई को साइन आर से डिवाइड कर देंगे. साइन आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर. साइन आई की वैल्यू देखिए बी डैश अपॉन
बी बी डैश अपॉन ए बी डैश है, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू ए ए डैश अपॉन ए बी डैश है। ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल करोगे तो बी बी डैश अपॉन ए ए डैश आ जाएगा। ये बन गया हमारा साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू बी बी डैश डिस्टेंस हमने अभी कंसीडर किया था, ये था v1 इंटू टी और ए ए डैश ये रहा v2 इंटू टी और इस t से t कैंसिल कर दो तो साइन आई अपॉन साइन ऑफ r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट कंसीडर कर दिया। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखिए अब हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानता हूं। हमें इस बात का पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी पूरी डेफिनेशन लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो यहां से आप देखें तो फर्स्ट मीडियम के लिए n1 हो गया c अपॉन v1 और सेकंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा c अपॉन v2। अगर हम यहाँ c2 अपॉन यानी n2 को n1 से डिवाइड कर दें n2 बाई n1 तो क्या बनेगा, n2 की वैल्यू होगी c अपॉन v2, c अपॉन v2 डिवाइडेड बाई c अपॉन v1, c से c कैंसिल, v1 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया v1 अपॉन v2। यानी हमें क्या मिला है, यहां से हमें मिला है कि n2 अपॉन n1 की वैल्यू है वो v1 अपॉन v2 है। और जैसे ये वैल्यू आई इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट देन, और जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, और ये क्या है, इट इज स्नेल लॉ। ये स्नेल लॉ है, इसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम। ये हमने इसमें स्नेल लॉ को प्रूफ कर दिया। पेपर में आपको सीधा सा लिखा आएगा, या तो आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कीजिए यूजिंग वेव थ्योरी या हाइगेन्स प्रिंसिपल, या क्वेश्चन बन जाएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ कीजिए विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। कोई भी एक आपको टॉपिक मिल सकता है और वो जो जैसे ही आपको टॉपिक मिले उसको इस तरीके से आप सोल्व कर देंगे। डायग्राम अच्छे से समझ लेना, जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा वेव थ्योरी का यूज करके रिफ्लेक्शन या और रिफ्रैक्शन को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस लेके जल्दी ही आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस रहेगा। ओके, धन्यवाद आप सबका।